हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम आप सबको। मैं आपका दोस्त संतोष रेणु यादव और हम अभी राजीव गांधी हॉस्पिटल से अभी लाइव आए हैं। कैसे हैं आप सब? हम पहले से बेहतर हैं और जो यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव भी रखना ज़रूरी है। हालांकि जो सुविधा वगैरह है वो सब भी बढ़ा है और डॉक्टर्स भी आते हैं और टाइम से देखते हैं डॉक्टर्स भी। पीने के पानी का भी व्यवस्था अच्छा हुआ है, सुसुम पानी का व्यवस्था हो गया है। साफ़ सफाई का भी ध्यान अब रखा जा रहा है। लाइव में बजरंगी यादव जी, जय हो राजू भाई जी। हाँ, पहले से अच्छे हैं। बाकी आप सब दुआ कीजिए कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकले। लेकिन चिंता का सबब कोरोना पॉजिटिव की संख्या का लगातार बढ़ना बहुत बड़ी चिंता का सबब है। बजरंगी यादव जी प्रणाम। हर हर महादेव जी। तो इस क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे अभी हूँ वहाँ पे जो देख रहा हूँ, जहाँ से इस कोरोना को और इस भयावह बीमारी को, महामारी को, तो इसको लेकर के एक बात मन में उठता है कि आखिर इस कोरोना से हम सब कैसे लड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, अभी क्वारंटाइन आ चुका हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, आप सबों के लिए मैं लाइव आया हूँ ताकि मैं अपनी एक्सपीरियंस कुछ आप सबों को बता सकूँ। आप सब कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और जो अभी जो स्थिति चल रही है, 21 मार्च से हिंदुस्तान में लॉकडाउन की समस्या आप सबों को, जो जहाँ पे बाहर में फंसे हुए लोग हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा। हम भी महसूस कर सकते हैं उनके दर्द को। हम भी महसूस कर सकते हैं आप सबकी दर्द को। लेकिन लॉकडाउन समस्या नहीं है। लॉकडाउन एक समस्या का समाधान है जो हिंदुस्तान में, जिसके द्वारा हम सब कोरोना को फाइट कर सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। बातें आती है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी अर्थव्यवस्था किसी कारणवश डमाडोल हो। लेकिन अर्थव्यवस्था से भी बढ़कर क्या है कि हम इंसानों की ज़िंदगी, ये भी सरकार के नज़र में होती है। और तभी जाकर के लॉकडाउन सरकार अभी जारी किए हुए हैं। लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होने की बात आ रही है, लेकिन अगर बढ़ता भी है लॉकडाउन तो हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब चूँकि हम यहाँ पे हैं हॉस्पिटल में, आप सबको दिखा दें। देखिए, पेशेंट की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है।
प्रतिदिन रोगी की संख्या बढ़ते जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं लापरवाही बरत देते हैं, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम लोग को ये लग रहा है, जो गांव में हैं उनको ये लग रहा है कि हमारे गांव में तो कोरोना आया नहीं है, हम निश्चिंत से घूमेंगे, क्या दिक्कत है हमको। मेरे भाई, भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि आपके गांव में कोरोना क्या कोई भी बीमारी टच ना करे, लेकिन जो परिस्थिति है उसको लेकर के इतने भी अनभिज्ञ मत हो जाइए। आप ये सोचते हैं कि आपके गांव में कोरोना नहीं पहुंचा है तो आप आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। मेरे दोस्त, इस बात को समझिए कि जिस समय हिंदुस्तान में पहला कोरोना आया उस समय हिंदुस्तान के सभी लोग निश्चिंत थे कि हमारे हिंदुस्तान में तो कोरोना नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आ गया? थोड़ी सी लापरवाही बरती गई, उस समय ध्यान नहीं दिया गया तो कोरोना आया ना। तो ठीक उसी प्रकार से पहले मुंबई, दिल्ली, ये सब राज्यों में आया, केरला, जहाँ क्यों टेंशन नहीं, कोरोना गया ना। तो आप इस चीज़ को कभी भी भूल कर भी ना सोचें, हम इस चीज़ को भूल कर कभी ना सोचें कि हमारे यहाँ तो कोरोना नहीं है, हम टेंशन फ्री रहें। देखिए, टेंशन फ्री रहने की बात नहीं है। कोरोना किसी से पूछ करके नहीं आता। कोरोना की कोई शुरुआती अवस्था में कोई इसका लक्षण नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना का लक्षण जो बोलते हैं लोग कि बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण होता ही नहीं है। कोरोना जब अपना घर बना जाता है, जब पुख्ता से जब आपके शरीर में जब अपनी जगह बना जाता है, तब वो लक्षण दिखाता है। शुरुआती अवस्था में वो चुपके से आपके शरीर में चला जाएगा और आपको पॉजिटिव कर देगा वो। उसके बाद लक्षण जब आ गया तो समझिए कि वो अपना घर बना चुका है और आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना की शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं होता है। आपकी सतर्कता ही आपकी बचाव हो सकती है। जब लक्षण आया तो समझिए कि आप पूरी तरीके से उसके गिरफ्त में आ चुके हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि आप करेंगे क्या इस परिस्थिति में, तो करना बस यही है कि जो लॉकडाउन है इसका फॉलो कीजिए आप सब। उसके बाद ये सुसुम पानी में नमक डाल करके 3 बार गरारा कीजिए, सुसुम पानी ही पीजिए। और एक बात और, मुझे जो सबसे आश्चर्य जो मुझे जिस बात की लग रही है कि कल से या परसों से सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है, शायद कल से मार्केट में थोड़ी सी ढील दी है। हम समझ सकते हैं, सरकार की भी मजबूरी समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरे समझ से ये परे है। ये ढील देना हमें लगता है कि ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रतिदिन, मैं क्वारंटाइन सेंटर से ही बोल रहा हूँ, प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल नहीं। और दूसरी चीज़, लोग ये सोच रहे हैं कि खास करके मैं बिहार से हूँ तो बिहार के लोग सोच रहे हैं कि अब तक मात्र 200 के आसपास बिहार में कोरोना पॉजिटिव है, बाकी बिहार सुरक्षित है। मेरे दोस्त, आप इस बात को समझिए। टेस्टिंग सुविधा बिहार में है नहीं, टेस्टिंग सुविधा बहुत कम है। जब टेस्ट होगा तब न पता चलेगा कि कोरोना है या क्या है, क्या नहीं है। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो क्या पता चलेगा कि कोरोना है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्टिंग सुविधा नहीं है
जितने लोगों को टेस्ट किया गया उसमें 200 पॉजिटिव पाए गए। आप इस बात को समझिए, पूरे बिहार की जनसंख्या 13, अब समझिए कि मात्र 15,000 या 16,000 लोगों का टेस्टिंग किया गया होगा, या 50,000 लोगों का ही टेस्टिंग किया गया होगा, उसमें 200 पॉजिटिव निकल गए। आप समझिए कि जब 13 करोड़ का टेस्टिंग किया जाएगा तो उस रेशियो से आप ये समझिए कितना पॉजिटिव निकलेंगे। और एक कोरोना पॉजिटिव जो होते हैं, अगर कम्युनिटी रूप से अगर कोरोना फैलना शुरू कर दे तो एक कोरोना पॉजिटिव 5 से लेकर के 10 लोगों को पॉजिटिव करने की क्षमता रखते हैं। तो इस बात से थोड़ा सा आप सब इस बात पे गौर कीजिए, इस बात से सीख लीजिए और सोचिए कि जब इतनी कम टेस्टिंग में 200 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ गए, फिर पूरे बिहार अगर 13 करोड़ की टेस्टिंग हो तो कितना ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान 130 करोड़ है। आप इस चीज़ को जाइए, आप पहले गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है, उसमें इतना लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, इतने लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो आप सोच करके जान करके हिल जाइएगा, अपने आप को मजबूर कर दीजिएगा घरों में अपने आप को कैद करने पे। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी बात को सिर्फ और सिर्फ उसका दूसरा तर्क दे करके, और जबकि ऐसा नहीं है, आप भी सही हैं अपने जगह पे, लेकिन ज़िंदगी रहेगी तब तो कुछ करेंगे। जान है तो जहान है, इस बात को समझिए। पहले ज़िंदगी बचाइए, व्यवसाय आपका, आपके शौक़ सब कुछ चलेंगे। पहले ज़िंदगी बचाइए, उसके बाद दुनिया की सारी चीज़ें आपके लिए वैसी की वैसी ही रहेगी, कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन अपने आप को पहले सेफ कीजिए, और सेफ करने के लिए आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर का मैं हालत बताऊँ। क्वारंटाइन सेंटर सरकार भी, आप समझ सकते हैं, 130 करोड़ की आबादी है, कितनी सुविधा दे सकती है, कितनी सुविधा दे सकती है। फिर भी सरकार जहाँ तक है वहाँ तक सुविधा दे रही है। जो क्वारंटाइन सेंटर वाले लोग हैं, सरकार से जो फंड आता है उसके बाद बीच में बिचौलिए लोग लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इस भयावह महामारी में बहुत ज़्यादा घोटाला भी हो रहा है। जो फंड है उसका बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। और मेरा एक ऐसा मानना है कि इस महामारी में जो भी इंसान, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, मेडिकल डायरेक्टर हो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, कोई भी लोग अगर इस बीमारी में, इस महामारी में भी फंड का घोटाला कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनके माताजी भी कहीं न कहीं घोटाला करके ही उनको जन्म दिए हैं। उनका भी जो जन्म हुआ है ना, वो रियल रूप से नहीं हुआ है, कहीं न कहीं घोटालेबाजी का ही परिणाम वो हैं, और तभी वो इस महामारी में भी घोटाला करते हैं, फंड का घोटाला करते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि इस बात को सुनेंगे, उन्हें इस चीज़ से आप समझिए कि कोरोना देश ही नहीं पूरे विदेश को तबाह किए हुए है। तो इसमें लड़ने के लिए जो भी लोग, गांव समाज, जितने भी लोग संदिग्ध है या पॉजिटिव हैं, आप इस चीज़ को जब तक ठीक नहीं करेंगे उनको, तब तक कैसे आप कोरोना पे विजय हासिल कर लीजिएगा। आप ये देखिए, उनको हो गया। मैं 2-3 बातों पे मैं कहना चाहूँगा, आप सब गौर कीजिएगा। कोरोना के बहाने कुछ चीज़ ऐसा है जिस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ कि कोरोना में जो लोग बीमार पड़ गए, अगर उनकी मौत होती है तो उनका डेथ बॉडी भी उनके फैमिली को नहीं दिया जाता है, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। आप ये समझिए, बहुत जगह ऐसे है
जहाँ पे सरकार को सजग हो करके ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो अच्छे भी पेशेंट हैं, आपको अगर सरकार सजग नहीं रहेंगी, मेडिकल डायरेक्टर्स अगर सजग नहीं रहेंगे, तो अच्छे पेशेंट के साथ भी परेशानी होगी और परेशान हो करके वो व्यक्ति जो नेगेटिव भी है, जो संदिग्ध भी है, उनको कोरोना पॉजिटिव के बीच में रख दिया जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरीके से पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर में बहुत तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको दूर करने में भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। आप ये समझिए, मैं स्पष्ट आपको लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ लॉकडाउन का फॉलो कीजिए। सरकार भी मजबूर है। कितनी सरकार करेंगी? सरकार कितनी कर सकती है? आप समझ सकते हैं 130 करोड़ की आबादी को एक पेशेंट पे, मैं आपको बताऊं, एक पेशेंट पे यहाँ पे रखना एक बेड, आप इस चीज़ को समझिए। एक बेड, उसके बाद इतनी सुविधाएं, दवा, फलाना, ये सब करके सरकार जो कर रही है, कितनी करेंगे यार सरकार? जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर के भरोसे आप जीवित नहीं रह सकते। क्वारंटाइन सेंटर जो भी जहाँ पे भी लोग बनाए हुए हैं या क्वारंटाइन सेंटर हॉस्पिटल में बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले रोगियों के लिए ही सही है। जो अभी सुरक्षित है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनसे बस एक ही मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ लॉकडाउन का फॉलो कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अपने आप को जो सरकार और जो डॉक्टर्स के द्वारा जो टीवी पे जो निर्देश दिए जाते हैं, उनको समझिए और कहीं भी इसको उधेड़पन में, इसको मजाक में लेने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसकी स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि फिर हिंदुस्तान में लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा भाई। बहुत ही बदतर स्थिति से कोरोना बढ़ रहा है। हम तो यहाँ पे हैं तो हम देख रहे हैं ना, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। आप ये समझिए कितना, सरकार भी तो, उनकी भी कुछ तो लिमिटेशंस हैं। कितनी करेंगी सरकार? हम सब जब जागरूक नहीं रहेंगे, सरकार क्या करेंगी जी? सरकार को हम भी दोष देते हैं, सब लोग दोष देते हैं। सरकार कितना करेंगे? हाँ, सरकार से जितना बन पड़ रहा है कर रही है सरकार, फंड भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन उन सब के बावजूद हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है, सरकार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार का मनोबल गिर जाएगा। और आप ये समझिए, जब विकसित देश इस कोरोना से पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जब विकसित देश इस कोरोना के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं इस कोरोना से, तो हम तो एक विकासशील देश के नागरिक हैं। आप इस बात को गौर कीजिएगा मेरे युवा साथी, मेरे पढ़े लिखे, मेरे शिक्षित वर्ग साथी। आप समाज को समझाइए, आप घरों के आप हीरो बनिए, आप घरों का मुखिया बनिए इस वक्त, और घरों को समझाइए, लोगों को समझाइए कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और सरकार को सपोर्ट आप सिर्फ इसी बात से कर सकते हैं, कुछ अभी नहीं करना है। सरकार जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात करते हैं, उस चीज़ को समझिए। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं, इस पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। इतनी समस्या समझिए। कोई लोग हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि जिनको बाहर में जो लोग रह रहे हैं, मेरे बाहर में रह रहे भाइयों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मेरे भाई जो बाहर में रह रहे हैं, अपने घर नहीं पहुँचे हैं,
उनको समस्या है वहाँ पे खाने पीने की, समझ सकते हैं मेरे दोस्त। हमसे भी या बहुत सारे लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम तो चलिए जो भी हमसे बन पड़ा, हम तो जो हमसे बन पड़ा मैंने करने की कोशिश की, आज भी कर रहा हूँ, कल भी कुछ लोगों को मैंने किया। तो लेकिन जो लोग जहाँ पे हैं अपने आप को सुरक्षित रखिए। और इस एक बात को आप ध्यान से सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस लॉकडाउन में उनके पिताजी का देहांत हो गया। मैं इस बात को मैं जब सोचता हूँ सैल्यूट करने का दिल करता है योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत होता है। आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते हैं? क्या उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी? क्या वो व्यवस्था नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने निजी धर्म को, निजी स्वार्थ का त्याग किया। किसके लिए? हम सब के लिए। सैल्यूट करना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री के विचार को, जो इस वक्त इस महामारी में अपने परिवार की पीड़ा को भूल करके और देश की पीड़ा और जनता की पीड़ा को अपनाया है, जनता की पीड़ा को समझा है। इस बात को जब आप समझेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, अपने आप को वहाँ पे सिर्फ आप सतर्क कीजिए, अपने आप को बचाइए। ये राजधर्म है, ये देशभक्ति है। अगर आप इस वक्त देशभक्त कहलाना चाहते हैं तो अपने आप को घरों में कैद रखिए, अपने आप को घरों में रखिए, सरकार को सपोर्ट कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। दूसरी चीज़, जितने भी जो हमारे जो पुलिस वाले भाई जो बाहर जो रोड पे जो इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं, जो सीमाओं पे जो पहरेदारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी जान को खतरा नहीं है? उनकी भी जान को खतरा है, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो हम सब के लिए हैं। वो भारत माँ की सेवा के लिए हैं, मानवता की सेवा के लिए रोड पे धूल फाँक रहे हैं और कोरोना वायरस से टकराते रहते हैं। जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं, आप ये समझिए कोरोना वायरस ऐसा खतरनाक बीमारी है जो टच कर देने से एक दूसरे में हो जाता है, अगला भी आदमी संक्रमित हो जाता है। इसके बावजूद जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो बहुत सारे लोग जो इसमें जो लगे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लोग बेचारे अपनी जान सौंप करके और हम सब के लिए अपनी अपनी सारी स्वार्थ और परिवार का त्याग करके दिन रात लगे हैं। हम सब उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं? उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो सिर्फ एक काम अगर हम सब करते हैं तो उनका सपोर्ट हो जाएगा, उनका समर्थन भी हो जाएगा और उनको धन्यवाद ज्ञापन भी कर देंगे। सिर्फ अपने आप को घरों में रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन का फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें और साबुन से हाथ धोइए। सैनिटाइज़र अगर हो सके तो जनप्रतिनिधि लोग से भी हम कहेंगे कि वो सैनिटाइज़र गांव में और अपने क्षेत्र में बंटवाएं। मास्क का ख्याल रखें, मास्क नहीं तो गमछा से मुंह झाँप लें। खांसे तो यहाँ पे केहूनी के पास करके खांसें। छोटी छोटी सी चीज़ अगर आप अपनाते हैं तो कोरोना बहुत आसानी से हार जाएगा, और अगर छोटी छोटी चीज़ अगर भूल जाएंगे तो कोरोना हम सब पे हावी हो जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को शुरुआती अवस्था से ही मैं आप सबको बताता आया हूँ। आप ये समझिए कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ। मुझे कैसा फील होता है ये मैं समझ सकता हूँ, और ईश्वर से, ऊपर वाले अल्लाह से, गुरु नानक देव से, जितने भी लोग हैं उनसे, जितने भी ईश्वर हैं, मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि जो मैं दर्द समझ रहा हूँ ना, जो मैं दर्द फील कर रहा हूँ वो आप सब फील ना करें। बहुत भयावह दर्द होता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी दर्द, ऐसी बीमारी जो मौत के बाद आपके परिवार से एक बूंद पानी भी नसीब ना होने दे, मरा हुआ मुंह भी आपके परिवार को नहीं दिखाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि वो बीमारी किसी को हो जाए
तो कैसा महसूस होता होगा इंसान को। बहुत कष्ट होता है मेरे भाई। आप सब सतर्क रहिए, आप सब सतर्क रहिएगा, हिंदुस्तान सतर्क रहेगा, और हिंदुस्तान सतर्क रहेगा तो पूरी वर्ल्ड सतर्क रहेगी। आप इस बात को समझिए और बस अपने आप को सेफ कीजिएगा। मैं इतना ही कहूँगा, इसीलिए मैं लाइव में आया था और मैं ठीक हूँ। थैंक्स टू यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल के, उन्होंने व्यवस्था करा है। उनको भी शायद जानकारी नहीं होगी व्यवस्था के बारे में। जब मैंने बताया तो यहाँ पे व्यवस्था गर्म पानी का हुआ है, साफ़ सफाई का भी हुआ है, बेड शीट भी अब पर डे चेंज हो रहे हैं, तो मास्क भी मिल रहे हैं, तो व्यवस्था हुआ है, साबुन भी मिले हैं। तो बस अब जहाँ पे भी हैं जो लोग पॉजिटिव हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी न किसी माध्यम से बताइए वहाँ के लोगों को। जो वहाँ के ऑथेंटिक लोग हैं वो सुविधाएं बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब बताएंगे नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा। चलिए, जो भी पॉजिटिव लोग हैं हिम्मत रखिएगा मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको बैठ करके, मैं जब देखते हैं लोग हताश हो जाते हैं, मैं बैठ कर एक गाना सुनाने लगता हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं देखते हैं कि जब लोग हताश होने लगते हैं, कुछ आंटी लोग हैं वो लोग रोने लगती हैं, कुछ अंकल लोग हैं बुजुर्ग लोग वो लोग रोने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको मैं उनके पसंद का गाना सुनाने लगता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ कि उनको बाहरी दुनिया की यादों से दूर रखें, ताकि वो यहाँ पे पॉजिटिव रहें। जहाँ तक हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आप बस इतना ही, अगर आप मुझे भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। बस इतना ही। आप जब अच्छा रहेंगे, मुझे विश्वास है मेरा हिंदुस्तान अच्छा रहेगा। इस वक्त देशभक्ति की ज़रूरत है, और देशभक्ति यही है कि जो हमारे देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, जो हमारे राज्य के सीएम, अपने अपने राज्य के सीएम जो कह रहे हैं, प्लीज़ उस बात को समझिए और अपने आप को घरों में रखिए। घर में रखिए ना, देखिए कोरोना भाग जाएगा। और अगर घर में नहीं रहिएगा तो कोरोना आपके साथ घर में आ जाएगा और पूरे परिवार को तबाह कर देगा, पूरे गांव को तबाह कर देगा। बस इस बात को समझिए और अपने आप को खुश रखिए। जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को बोल्ड रखिए, बी पॉजिटिव रखिए, कोरोना नेगेटिव रहेगा। चलिए, अभी ठीक है, अभी हम ठीक है, पहले से अच्छे हैं। बीच बीच में तबीयत कभी ख़राब होती है, फिर नॉर्मल होती है, ख़राब होती है, तो इसका ये लक्षण ही है। ऐसा चलते रहेगा। देखिए, फिर टेस्ट होगा 2-3 दिन के बाद, मेरा टेस्ट होगा फिर से, उसमें देखिए क्या होता है। और जैसे भी हैं, यहाँ पे भी मैं अपना काम जो है, चूँकि आप वीडियो में भी देखे होंगे महिलाएं रो रही थी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेरा जो अपना पेशा है इंटरटेनमेंट का, मैं यहाँ पे जब लोग देखते हैं कि ज़्यादा उदास हो गए लोग, तो मैं कुछ गुनगुना करके उनको मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ, बूस्टअप करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सब लोग को जीना ज़रूरी है, सब लोग बचेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा ना। सिर्फ संतोष रेणु के बचने से हिंदुस्तान नहीं बचेगा। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी हैं अपना फ़र्ज़ निभाते रहें, अपनी ड्यूटी में बने रहें। और आप सबकी ड्यूटी है कि अपने परिवार को घरों में रखिए। कितना अपने आप को इस ड्यूटी में सफल बना पाते हैं, ये आपको खुद सोचना है और तय करना है। लव यू आप सबको, दिल से शुक्रिया कि आप सब अपने अपने घर में अपने अपने परिवार को अच्छी तरीके से रखे हुए हैं और आगे भी रखेंगे, ऐसी उम्मीद है। लव यू, आप सब खुश रहें। मैं अपने इष्ट देव से यही कामना करता हूँ और दुआ कीजिए कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव हैं वो जल्द नेगेटिव हो करके और अपने अपने घरों में आ जाएं, क्योंकि बहुत बहुत कष्टदायक ज़िंदगी होती है कोरोना पॉजिटिव की। समझ सकते हैं, हम सब भी समझ सकते हैं
कि बेचारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हम लोग से डिस्टेंस बनाना उनकी मजबूरी है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो बेचारे वो भी हो जाएंगे पॉजिटिव। तो लेकिन चलिए, इसी में सब कुछ करते हुए बस देश को बचाना है। और जितने भी लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, मेरे तरफ से सैल्यूट उनको, कोरोना फाइटर्स हैं, उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी आप अपने आप को ताकत बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा लाइव देखते हैं बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोग भी। उनके लिए मैं आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप सब कोरोना पॉजिटिव लोगों को, संदिग्ध लोगों को, कि अगर आप अंदर से नहीं हारेंगे ना तो कोरोना नहीं हरा सकता। कोरोना के अंदर इतनी ताकत है ही नहीं। आप अंदर से अगर टूट गए तो कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। आप अंदर से मजबूत रहिएगा, फाइट कीजिएगा, कोरोना भागेगा। आप इतना आप समझ जाइए, अंदर से टूटे तो कोरोना आपको तोड़ देगा। जहाँ भी जैसे भी हैं बस मस्त रहिए, खुश रहिए, और लोगों को, आसपास के लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन डिस्टेंस बना करके, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। प्लस में जो काली मिर्च है उसका भी हम लोग यहाँ पे सेवन कर रहे हैं। काली मिर्च, अदरक, लौंग, ये सब का सेवन हम लोग कर रहे हैं काढ़ा बना करके। उम्मीद है आप सब भी सेवन कीजिए इसका। हम लोग को तुलसी का पत्ता तो नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो उसका भी करते। ये सब आप सब जहाँ पे भी हैं, आप सब इसका सेवन कीजिए। आप घर में हैं, आप घर में हैं तो आप ये समझिए कि आप में कहीं ना कहीं खामियां होंगी, तभी आप पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने घर में यदि सेफ रखिएगा, अपने आप को सतर्क रखिएगा, तो कोई माई का लाल आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता। अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं, घर में हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां हो रही है जिसके वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं। चलिए, सतर्क रहिए और देश को सतर्क रखिए, दुनिया को सतर्क रखिए, देशभक्ति दिखाइए और अपने अपने परिवार का हीरो बनिए। लव यू आप सबको। और एक चीज़ और, जितने भी लोग, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हों, सरकार हों, या लोग, जितने भी लोग इस वक्त जो भूखे, जो ऐसा नहीं वो गरीब हैं, इस वक्त बड़े से बड़े लोग को अनाज की किल्लत हो गई है। पैसे हैं लेकिन अनाज की किल्लत हो गई है। उनको आप अनाज पहुंचा रहे हैं, 2 वक्त खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट, दिल से लव यू आपको। और इस वक्त उन किसानों को, जिनको हम सब कहीं न कहीं कमतर आंकते थे समाज में, उनकी महत्व को समझिए और उनको दिल से सलाम कीजिए। और लव यू आप सबको। आप सब जहाँ भी हैं सतर्क रहिए, अच्छे रहिए। आपका भाई संतोष रेणु यादव बस यही कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय मेरा भाई। लव यू आप सबको। प्रणाम।